morning all. Good morning students. I hope my voice is clear. We'll just wait for one more minute and then we will start today's session. Okay, so let us start the session today. So yesterday we seen about how to build a strong brand. There are some reasons due to which there is a limitation in branding. Okay, so first limitation देखा था that customer have to pay higher, create a brand. You have to take many steps to ensure all the benefits like good quality, hygiene, then proper timely delivery, availability in all the places. So that takes time. It adds to the costing. क्योंकि आपको ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस लगते हैं, आपको डिस्ट्रीब्यूशन में लोगों को कमीशन देने पड़ते हैं, यू हैव टू अपॉइंट एजेंट्स फॉर दिस, सो एवरीबॉडी विल वर्क फॉर देयर ओन बेनिफिट, सो इट एड्स टू द प्रोसेस. उसका जो खर्चा है वो प्रोसेस में ऐड होता जाता है, सो दैट ब्रांडिंग बिकम्स कॉस्टली. बट अगेन वो कॉस्ट जो है वर्थ है, बिकॉज पीपल जो है पीपल डू ट्रस्ट दैट ब्रांड. उसके साथ मिलने वाले बेनिफिट्स को लोग ट्रस्ट करते हैं, दैट्स व्हाई दैट एक्सपेंस इज वर्थ. और जैसे मैंने बताया था कल कि कोई भी एक्सपेंसेस हो, कोई भी टैक्सेस हो, उसका सारा जो प्रेशर है वो आता है कस्टमर के ऊपर, एंड यूजर के ऊपर. एंड यूजर जो है उसी को सब कुछ पे करना पड़ता है. इसीलिए कॉस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्राइस जो है वो गेम चेंजर हो सकता है समटाइम्स. समटाइम इन द केस के प्रोडक्ट बहुत अच्छी है बट उसकी कॉस्टिंग बहुत ही हाई हो जाती है. ओके, सो इन दैट सिचुएशन क्या होता है, एक लिमिटेशन आ जाता है फॉर द सेलर. मैन्युफैक्चरर या सेलर जो उसके लिए ऑब्स्टेकल आ जाता है कि हाई प्राइस है उसकी. बट स्टिल आज इंडिया में देयर आर पीपल who do not care for the price, कि जिसको क्वालिटी चाहिए, जिसको एश्योरेंस चाहिए अबाउट वेरियस थिंग्स, अवेलेबिलिटी, गुड क्वालिटी, ओके, बेटर फीचर्स. तो ये सब चीजों के लिए लोग ऐसे भी हैं कि जो ज्यादा स्पेंड करने में उनको जरा सी भी हेजिटेशन नहीं है. बट अगेन वैसे लोग कितने हैं, बिकॉज स्मॉल नंबर ऑफ बायर्स विल नॉट मेक द कंप्लीट इनकम ऑफ द कंपनी. इसलिए आपको मासेस को अट्रैक्ट करना होता है, एंड मासेस को अट्रैक्ट करने के लिए प्राइसिंग एक बहुत ही बड़ा ऑब्स्टेकल है. सो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशंस. एवरीबॉडी प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास. आपका माइक बंद रखो बट एवरीबॉडी टर्न ऑन योर कैमरा. ओके, ऑल द स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज ब्रांड बिल्डिंग एंड मैनेजिंग. जो है बिल्ड करना, आपने एक बार ब्रांड बिल्ड कर दी, बाद में उसको मेंटेन रखना, दैट बिकम्स अ कॉस्टली अफेयर. आपको वो लेवल मेंटेन करना पड़ता है. अगेन एवरी नाउ एंड देन यू विल फाइंड न्यू कंपटीशन. उस कंपटीशन जो है वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ चैलेंज देती है. दे कम आउट विथ सम न्यू आइडियाज, दे कम आउट विथ न्यू पैकेजिंग. सो ये सब चीजें जो है इट कीप्स
कॉन्स्टेंटली कंपनी ऑन द टोज। ऐसा नहीं कि एक बार ब्रांड सेट हो गई देन लाइफ इज सेट, पूरी जिंदगी भर उसी रेपुटेशन के हिसाब से चलो। सो प्रोसेस जो सब मेंटेन करनी है वो भी कॉस्टली हो जाती है। एंड अगेन एवरी कॉस्ट कैन नॉट बी कवर्ड फ्रॉम द कस्टमर। आप सारी जो आपकी कॉस्टिंग है सब कुछ आप रिकवर नहीं करते, कुछ कॉस्ट तो कंपनी को खुद को भी बेयर करनी पड़ती है। एंड ऑफ कोर्स जब कंपनी खुद कुछ कॉस्ट बेयर करती है तो वो कॉस्ट कंपेंसेट कहां से होती है? इट कंपेंसेट फ्रॉम द प्रॉफिट दे मेक। जैसे कि मैंने कोई अच्छी ब्रांड बनाई और ब्रांड को अच्छी बनाने में, उसे अच्छी तरह से डिलीवर करने में अगर मुझे कुछ जो भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो मैं कस्टमर से रिकवर करता हूं इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल कॉस्ट। लेकिन उसकी भी एक हद होती है। अब मगर मुझे मेरी अच्छी फैक्ट्री को अच्छी तरह से मेंटेन करने के लिए जो खर्चा आता है वो मैं कहां से रिकवर करूंगा? बिकॉज एवरी एक्सपेंस कस्टमर के सर पे आप नहीं डाल सकते। बिकॉज अब पॉइंट में कम के जब आपकी जो प्रोडक्ट है वो एक्सट्रीमली कॉस्टली हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो लोग आपकी प्रोडक्ट को प्रेफर नहीं करेंगे। जैसे कि बिस्किट का एक पैकेट आज मिलता है 10 रुपया 15 रुपए में, लेकिन मैंने उसमें अच्छी क्वालिटी दी, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सेट किया, बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट सेट कर दिया, और मैं बोलूँ कि मेरा एक बिस्किट का पैकेट 150 रुपए का है, तो कोई लेगा? नहीं। बिकॉज के बाकी की सारी कॉम्पिटिटर जो प्रोडक्ट है वो 10-15 रुपए में बिस्किट का पैकेट देते हैं, तो मेरी प्रोडक्ट में ऐसी क्या खास बात है कि कोई 150 रुपया दे? What is this comment from Praveen Atkari to everyone? अब ये सुन ले, what is this? Don't use such language. Okay, ये जो तुम टाइप कर रहे हो सबको सुनाई दे रहा है, so don't do that. Okay, don't do that. ऐसे वर्ड यूज मत करो ताकि किसी को ऑफेंसिव लगे, ठीक है? So that is why you cannot recover all the expenses. आप सारे expenses रिकवर नहीं कर सकते लोगों से, तो वो रिकवर नहीं होता तो फिर वो बॉन्ड तो करना ही पड़ता है। तो वो जो है वो आपके प्रॉफिट में क्या करता है? डेंट करता है। आपके प्रॉफिट में उतना आपको कम मार्जिन मिलता है। सो अगेन फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स आपको प्रॉफिट भी चाहिए, आपको लोगों में आपकी प्राइस कॉम्पिटिटिव भी होनी चाहिए। व्हाट इज कॉम्पिटिटिव होना? मतलब कि जब आप दूसरे अपने कॉम्पिटिटर्स के लेवल में रहो, उसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव। जैसे मैं एक प्रोडक्ट 10 रुपए में बेच रहा हूं तो 11-12 रुपया या 8-9 रुपया, यानी कि 5-10% हियर एंड देयर, इट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव। लेकिन 10 रुपए के सामने में 20 रुपए कोई प्रोडक्ट बेचूं तो उसे कॉम्पिटिटिव नहीं कहते। कॉम्पिटिटिव मतलब नियर बाई इन विजिनिटी रखना, उसके नियर बाई रखना कि थोड़ा बहुत फर्क चलेगा, लिटिल बिट 5-10% हियर एंड देयर इज ओके। लेकिन उससे ज्यादा अगर आपका डिफरेंस आ जाता है तो आपकी प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव नहीं मानी जाती। इन दैट सिचुएशन पीपल मे नॉट सिलेक्ट योर प्रोडक्ट। तो इसीलिए ये जो प्रोसेस है उसको मेंटेन रखना, ब्रांड को बनाए रखना, इस प्रोसेस ऑल्सो वेरी कॉस्टली। थर्ड इज कस्टमर जो है वो ब्रांड को ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। एक बार भरोसा बैठ गया उसके बाद में जो उसकी आगे आने वाली प्रोडक्ट है उसके बारे में लोग ज्यादा चेक नहीं करते, उसके बाद ज्यादा डाउट नहीं करते, एंड दैट बिकम समटाइम्स अ प्रॉब्लम। कभी ऐसा हो कि मैनेजमेंट चेंज हो गया, लोगों ने अपनी क्वालिटी को इंफीरियर कर दिया, सो दैट जो रिजल्ट है वो आने वाले यूजर्स यानी कि जो फोर्थ कमिंग यूजर है उनके ऊपर इफेक्ट कर सकता है कि उन्होंने पुराना नाम सुन के वही सेम ब्रांड को अडॉप्ट किया और पता चला कि इसकी क्वालिटी तो इंफीरियर हो गई है। ओके, एग्जांपल है जो मेरे साथ खुद के साथ हुआ है रियल लाइफ में। बाटा शूज का नाम आपने सुना होगा। अब बाटा बहुत से लोगों को लगता है कि इंडियन कंपनी है, बट लेकिन बाटा इज एमएनसी। बाटा जो है वो फॉरेन की ब्रांड है और इट्स नियर अबाउट 150-200 कंट्री में उसकी ऑफिस है। और हमें लगता है टाटा अपना है तो बाटा भी अपना ही है, और सालों से इंडिया में है। और एक जमाने में उसकी बाटा शूज की क्वालिटी वॉज ए क्लास, बहुत अच्छी क्वालिटी थी बाटा की। लेकिन आजकल की जो उसकी क्वालिटी है बहुत ही घटिया और थर्ड क्लास हो गई है। मैंने एक शूज लिए थे, मुझे 3 दिन के अंदर वो जूते फेंकने पड़े। एंड जब मैं उनके पास गया कि ऐसा इसमें तो प्रॉब्लम है, तो उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए कि वी डोंट गिव एनी गारंटी एंड दैट थिंग। एंड यू कैन इमेजिन बाटा के ढेरों स्टोर है। मेरे घर के आजू बाजू में, बोरीवली वेस्ट में रहता हूँ मैं, मेरे घर के नजदीक ही उसके 3 आउटलेट है, और बड़े बड़े आउटलेट, मतलब ऐसा नहीं कि छोटी सी दुकान है, बड़े बड़े आउटलेट है, लिए पूरा 2 फ्लोर की पूरी शॉप है बाटा की। बट क्वालिटी में इतना उसका डिटोरिएशन हो गया है कि मैं तो अभी नेगेटिव पब्लिसिटी करता हूँ बाटा की। जैसे आप लोग के मैंने बताया, ऐसा कहीं बात निकल तो मैं तो बोलता हूँ बाटा फ्री में दे तो भी मत लेना, उसी को देना जिसने उसको आपको दिया ना, उसी को पलट के उसके सर पे ही मारना। खैर ये मेरा बुरा एक्सपीरियंस है इसलिए मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जैसे बहुत से लोग रहेंगे जिसको बुरा एक्सपीरियंस हुआ। सो दिस इज व्हाट के क्वालिटी
आपको मेंटेन रखना पड़ता है। सम टाइम कस्टमर जो है वो पुरानी इंप्रेशन के हिसाब से आपकी प्रोडक्ट अडॉप्ट कर ले, लेकिन बाद में पता चले कि क्वालिटी तो डिटेरियोरेट हो गई है, इट इज नॉट एज गुड एज द अर्लियर वन। नेक्स्ट इज कस्टमर के एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं, परफॉर्मेंस आपका उनको टॉप नॉच चाहिए, बिकॉज के आपकी ओल्ड इंप्रेशन ऐसी है। हमारी एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है, जैसे तेंदुलकर क्रिकेट के ग्राउंड पे आया तो सब सोचते हैं सेंचुरी मारेगा, तेंदुलकर कम ऑन बका, पहले बॉल में सिक्सर मार दो। तो तेंदुलकर के सर पे कितना प्रेशर होगा उस टाइम, ओके। हालांकि अभी तो रिटायर हो चुका है, बट अगर ऐसा टॉप परफॉर्मिंग पर्सन है जिसके पास से लोग एक्सपेक्ट करते हैं अरे ये तो हमारा टॉप परफॉर्मर है, तो उसके सर पे बहुत सा प्रेशर आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस एंजाइटी। ऐसे वर्ड्स याद रख लो, मैनेजमेंट की दुनिया में ऐसे वर्ड जब आप यूज करोगे तो आपकी वैल्यू भी बढ़ जाती है कि वाह क्या नॉलेजेबल पर्सन है, वाह। तो कुछ नहीं, थोड़ा सा शो शाइनिंग होता है, हमें अपना भी मार्केटिंग करना पड़ता है मैनी टाइम्स, ओके। हो सके वहां तक अपना जो कम्युनिकेशन है बहुत ही सिंपल रखो, स्पीक टू एक्सप्रेस नॉट टू इम्प्रेस। किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है, अगर आप अपने सोच क्लियरली किसी को बताओ, उसको सिंपल वर्ड में समझाओ, वो अपने आप आपको लाइक करेगा। Okay, you need not use very heavy words, English language, it's coming from the America directly, I'm landing on the Indian airport, what a dirty place. कोई जरूरत नहीं है, ओके। नॉलेज सब तरह का रखो, लेकिन किसी के ऊपर क्या करो, इंप्रेस करने की कोशिश मत करो, डू नॉट ट्राई टू इंप्रेस समबडी। फिर से वो वर्ड बताओ, परफॉर्मेंस एग्जाइटी। वो जो वर्ड है वो है परफॉर्मेंस एग्जाइटी, मतलब कि आपके ऊपर बहुत सा प्रेशर है और आप उस प्रेशर को फील करते हो और आप सोचते हो कि अरे मैं नहीं कर पाया तो, अरे मैं फेल हो गया तो आपके दिल में कांस्टेंट डर लगा रहता है और वो डर की वजह से आप परफॉर्म नहीं कर पाते, ओके। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था तेंदुलकर का, जब तेंदुलकर क्रीज पे आता है तो पूरे इंडिया के सारे लोगों के दिल में यही ख्वाहिश रहती है कि तेंदुलकर आज सेंचुरी मारना चाहिए, तेंदुलकर आज में जिता देना चाहिए मैच। उस वक्त उस पर्सन के माइंड सेट पे जो होता है वो होता है परफॉर्मेंस एंजाइटी, कि जिसमें उसे अवेयरनेस है, ही इज अवेयर कि लोगों को मेरे पास क्या एक्सपेक्टेशन है, पर मन ही मन में एक डर लगता है कि अगर मैं नहीं कर पाया तो, अगर मैं फेल हुआ तो ये डर कहां से पैदा हुआ, बिकॉज ऑफ द प्रेशर, उस प्रेशर की वजह से डर पैदा हुआ। और सामने अगर कोई ऑर्डिनरी प्लेयर है तो उसको कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि लोगों को उसके पास एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, इसलिए वो फ्री हैंड से खेलेगा, ही विल प्ले विथ कंप्लीटली फ्रीडम, फ्री स्टेट ऑफ माइंड, कोई परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं। कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है, स्टूडेंट के साथ भी होता है, पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरा बेटा फर्स्ट आएगा, क्लास में फर्स्ट आएगा, एग्जाम दे जाने में तो मम्मी उसको शक्कर वाला दही खिलाएगी, ओके, पापा उसको कुछ गिफ्ट देंगे, ये पेन ले, लकी पेन है, इससे तू परफॉर्म करना। बच्चा डर जाता है कि अरे सबके पास मेरी इतनी एक्सपेक्टेशन है, सब मेरे से इतनी आशा रखते हैं, मैं नहीं कर पाया तो, मैं परफॉर्म नहीं कर पाया तो। और इसी परफॉर्मेंस एंजाइटी की वजह से कभी कभी पर्सन अपनी कैपेबिलिटी होने के बावजूद भी परफॉर्म नहीं कर पाता। सो दिस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस एंजाइटी, कि जिसमें लोगों का प्रेशर जो है वो इट प्रूव्स किलर फैक्टर, ओके। सो इसलिए कस्टमर का एक्सपीरियंस हाई हो जाता है जब आपकी प्रोडक्ट अच्छी हो। आप जो भी कुछ नया प्रोडक्ट लाते हो उसके लिए लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाती है, समटाइम्स बोलोगे मैनी टाइम्स कंपनी उस पर खरी नहीं उतरती, मतलब कंपनी अपनी दूसरी प्रोडक्ट पे सेम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस या सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाती, तो वो किस्से में वो बैकफायर होता है। लोग सच सोचते हैं कि क्या यार एक प्रोडक्ट अच्छी दी और अभी बाकी सारी प्रोडक्ट तो फालतू है, उसकी नेगेटिव इंपैक्ट होती है, उसके आने वाले हर एक प्रोडक्ट के ऊपर, आने वाले उसके हर एक स्टेप के ऊपर उसकी असर होती है। नेक्स्ट इज मेकिंग ग्लोबल ब्रांड इज वेरी टफ। क्या ब्रांड को लोकली अच्छी बना लो, आप जहां रहते हो बॉम्बे में तो पूरे बॉम्बे में आपकी ब्रांड का नाम हो गया, लोगों ने उसको बहुत पसंद किया, ओके, आपने उसको डोमेस्टिक बना दिया कि ऑल ओवर इंडिया आपकी ब्रांड का अच्छा नाम है, लेकिन इंटरनेशनल होता है वेरियस मैन्युफैक्चरर अक्रॉस द ग्लोब, वहां पर आपका एक्सपर्टीज जो है उसका बहुत ही एक टफ जो है वो टेस्ट होता है, कि आप फॉरेन के लोगों के सामने अपनी प्रोडक्ट को कितना सक्सेसफुल बना सकते हैं। बिकॉज ऑफ कोर्स फॉरेन के जो ये गोरे लोग हैं वो मार्केटिंग में बहुत एक्सपर्ट है, हम लोग नहीं, ऐसा नहीं है, बट उनके पास कुछ अपने एडवांटेजेस है, जैसे कि इकोनॉमी रेट्स, डॉलर का $1 का 70 रुपीज है, मतलब हम 7 रुपीज खर्चा करेंगे, उनको सिर्फ 1 रुपया खर्चा करना पड़ता है, उनके लिए तो वो $1 ही है।
उनके लिए सिर्फ 1 ही रुपया है, वो उनका 1 रुपया हमारा 70 हो जाता है। तो ऑब्वियसली वो लोग क्वालिटी इन सब में वो लोग दिल खोल के खर्चा कर सकते हैं, क्योंकि वो 70 रुपीज खर्चा करेंगे तब हमारे पास पहुंचेंगे, सॉरी हम 70 खर्चा करेंगे तब उनका $1 जाएगा सिर्फ। तो ऑब्वियसली इससे R&D, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब में फर्क पड़ जाएगा। सीधी सी बात है, हमारे यहाँ पर हमें कंप्यूटर लेना है तो कम से कम 10,000 रुपया निकालने पड़ेंगे, 10,000 मिनिमम एक नेटबुक लेने के लिए। वो भी पूरा फुल फ्लेज लैपटॉप नहीं आएगा, नेटबुक आएगी छोटा सा, जिसमें लिमिटेड मेमोरी होती है, लिमिटेड प्रोसेसिंग पावर होता है, उसमें CD ड्राइव वगैरह नहीं होता। क्यों? बिकॉज डॉलर का रेट इतना हाई है, जबकि फॉरेन में कंप्यूटर फुल फ्लेज लैपटॉप $250-300 में मिलता है। और वो 250 इंटू अपना 70 कर लो तो सीधा हो गया 15-20 हजार। सो ये प्रॉब्लम है कि वहां पर अमेरिका में, ऐसा मैंने सुना है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वहां पर, वो बताते हैं कि एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली की इनकम $1,200-1,300 होती है। अब $1,200 में उनको कंप्यूटर $250 में मिलता है, मतलब आदमी अपने एक सैलरी में से कंप्यूटर आराम से ले सकता है। हमारे यहाँ पर लोगों की एवरेज सैलरी होती है 10-12 हजार, और सामने कंप्यूटर की कॉस्टिंग है 15,000-20,000। लैपटॉप की बात कर रहा हूँ, टॉकिंग प्रॉपर लैपटॉप। ले पाएगा? अगर लैपटॉप लेगा तो खाएगा क्या? सो ये जो डिफरेंस ऑफ इकोनॉमी है उसकी वजह से हम फंस रहे हैं। हमारे यहाँ पर वो प्रोडक्ट कॉस्टली हो रही है। टीवी टेलीविजन वगैरह फॉरेन में इतना सस्ता मिलता है, अपने यहाँ पर उसके ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स कॉस्ट हो जाती है इंडिया में आते आते। सो ये रीजन है कि पर्सन जो है उसका मार्केटिंग भी कॉस्टली हो जाता है। नेक्स्ट इज मेन रीजन ब्रांडिंग इज दैट कि एक इमेज बन जाती है उस ब्रांड की, उस इमेज से बाहर निकलना मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल आईफोन की इमेज ऐसी हो गई है कि ऑर्डिनरी आदमी उसके बारे में सोचता भी नहीं। हाँ, बहुत अच्छा फोन है, वो लाइक भी करेगा, शायद वो लगा अगर मेरे पास पैसा है तो मैं आईफोन लूंगा, मे बी ये ड्रीम फोन बन के रह जाए वो। लेकिन उसकी इमेज ऐसी बन गई है कि भाई तो अमीर लोगों का फोन है। इवन किसी पर्सन ने जेब से आईफोन का सोचेंगे तो अमीर आदमी है, फिर भले उसने सेकंड हैंड में लिया या उसको कहीं पर गिरा हुआ मिला, कि कहीं पर पार्क में घूमने गया तो देखा तो आईफोन पड़ा हुआ था, कोई किसी बंदे का गिर गया, उसने ले लिया, सिम कार्ड चेंज कर दिया, लेकिन उसकी वैल्यूएशन चेंज हो जाएगी। अरे भाई तो पैसा वाला है। कोई जेब से आईफोन निकला, अरे यार मैं तो बहुत गरीब हूँ, बोला क्या फालतू बात करता है, आईफोन लेके घूम रहा है, बोलता है गरीब है। मतलब पीपल का माइंडसेट ऐसा हो गया है कि वो आईफोन देख के लोगों को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, ये गरीब आदमी है या ये इसकी कैपेबिलिटी नहीं है, ही इज नॉट फाइनेंशियली वेल। सो आईफोन ने अपनी इमेज चेंज करने की कोशिश की। आईफोन ने सोचा कि हम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में भी अपना एंट्री ले, बिकॉज मेजर मार्केट तो वही लोग चलाते हैं। मिडिल क्लास इज द मैक्सिमम पोटेंशियल बायर इन इंडिया। इंडिया का मिडिल क्लास है, उसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल है किसी चीज को परचेज करने की, क्योंकि वो नंबर ऑफ मिडिल क्लास के लोग बहुत ज्यादा है इंडिया में। रिच क्लास कम है क्योंकि गरीब लोग कम है, और मिडिल क्लास ज्यादा है। तो इसलिए कंपनी ने क्या किया, अभी उन लोग ने EMI चालू किया कि भाई हमारे फोन EMI पे मिलते हैं। उन्हें कुछ लो कॉस्टिंग मॉडल इंट्रोड्यूस किए, पर फिर भी अभी भी लोगों के दिमाग में वही है कि आईफोन तो अमीरों का फोन है, हमारे लिए नहीं है। वो दे आर ट्राइंग टू ब्रिज दैट गैप, लेकिन वो इमेज जो बन चुकी है वो इमेज चेंज होना मुश्किल है। तो कभी कभी कुछ प्रोडक्ट ऐसी है कि वो सस्ती, उसके पास सस्ती का ठप्पा लग जाता है, उसके पास सस्ता का लेबल लग जाएगा तो सस्ता वाला है, नॉट सो गुड। कभी कभी कैंपेन भी फंसते हैं ऐसे। मोटरोला ने बीच में एक फोन इंट्रोड्यूस किया था। अब मोटरोला का थिंकिंग क्या था कि वो फोन दिखता अच्छा है, पॉश है, लेकिन वो इतना कॉस्टली नहीं है, मतलब यू कैन इजीली अफोर्ड इट। पर उन लोग ने जो एड की, वो एड में वो लोग ऐसे बुरे फंसे कि वो प्रोडक्ट टोटली फ्लॉप हो गई। उन लोग ने उसकी एड कैसे की, शायद आपको रिकॉल हो, आपको याद आया ये जो मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने मोटरोला का फोन लॉन्च किया और उसमें उन्होंने टैगलाइन क्या रखी, ये सिर्फ दिखता महंगा है। दैट वाज अ टैगलाइन। यानी दिखता है कि एक पर्सन कॉलेजियन बॉय फोन निकालते हैं, बाकी लोग अरे वाह इतना महंगा फोन, और उसका टैगलाइन था कि ये सिर्फ दिखता महंगा है। मतलब उनका कहना क्या था कि ये फोन जो है वो प्रीमियम लुकिंग फोन है, इट्स अ प्रीमियम लुकिंग फोन बट इट इज अफोर्डेबल। बट ये जो टैगलाइन उसकी, उसकी वजह से क्या गया, प्रोडक्ट को इंफीरियरिटी का लेबल लग गया कि भाई ये प्रोडक्ट खाली दिखता महंगा, बाकी कुछ नहीं उसमें। उन लोग ने वर्ड का सिलेक्शन करने में गलती कर दी और पूरा वो प्रोडक्ट जो है वो फ्लॉप हो गया। लोगों ने उतना उसको एक्सेप्ट नहीं किया और आफ्टर सम टाइम तो प्रोडक्ट मार्केट से उन लोग ने डिसकंटिन्यू कर दिया। मतलब उनको ऐसा बोलना चाहिए था कि ये प्रीमियम लुकिंग फोन है विद द अफोर्डेबल प्राइस रेंज, दैट शुड बी द प्रॉपर वर्ड। बट उन लोग ने टैगलाइन क्या रखी, ये सिर्फ दिखता महंगा है।
तो लोगों ने उसको एडवर्सली ले लिया कि भाई खाली दिखता महंगा वरना इसमें कुछ नहीं है। ओके, सो इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन सिलेक्शन ऑफ द वर्ड्स। समटाइम्स जो वर्ड हम बताना चाहते हैं लोग उससे उल्टा मतलब पकड़ते हैं, और कभी कभी जो पॉइंट हम हाईलाइट करते हैं उसका रिवर्स नहीं होता। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक बार आगे शायद, कि भाई मैं बोला कि भाई अगर आप सिगरेट पियोगे तो 10 साल जल्दी मर जाओगे। तो ऐसा तो नहीं कि सिगरेट नहीं पियोगे तो सालों साल जियोगे, 100 साल जियोगे। ओके, दैट्स नॉट गारंटी, दैट्स नॉट एश्योरेंस। तो यही रीजन है कि कभी कभी नेगेटिव डायरेक्ट इम्प्लीकेट नहीं होता, और कभी कभी बिना बोले लोग नेगेटिविटी को पकड़ लेते हैं। जैसे कि इस फोन के किस्से में हुआ, इन मोटोरोला के किस्से में ऐसा हुआ कि टैगलाइन उन्होंने ऐसी रखी कि सिर्फ दिखता महंगा, मतलब दे वांट टू से कि ये प्रीमियम लुकिंग फोन है, कॉस्टली नहीं है। तो बताने का उन लोग का जो भी थिंक टैंक है या जो भी क्रिएटिव डायरेक्टर है, उसने वो गलती कर दी, उसने ऐसी लाइन यूज कर ली कि जिसका लोगों ने उल्टा मतलब निकाल लिया बिना कहे बिना बोले। सो दिस इज व्हाट कि ये ब्रांडिंग का डिसएडवांटेज है कि आपकी इमेज एक बन के रह जाती है और इमेज से बाहर नहीं आ सकती, यू कैन नॉट कम आउट ऑफ दैट इमेज। अभी नाउ देयर आर सम स्टेप्स के जिससे आप ब्रांड बिल्डिंग जो है आप स्ट्रॉन्ग ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। नाउ कौन से गाइडलाइंस है कि आप स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाओ? तो पहले तो ब्रांड की एक आइडेंटिटी बनाओ। ओके, ब्रांड की आइडेंटिटी बनाओ कि ये ब्रांड कैसी है, यूथफुल ब्रांड है, ओके, सीरियस ब्रांड है, ये जो है लाइक इट्स लाइक अ सीनियर सिटीजन ऑफ द फैमिली। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था रॉल्स रॉयस, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, तीनों टॉप क्लास कार्स है। तीनों जो है वो बहुत ही रिच एंड फेमस लोग यूज करते हैं, लेकिन इन तीनों में BMW इज लाइक ए यंग बॉय इन द फैमिली। ओके, यूथ, उसकी इमेज यूथ की जैसी है BMW की। सामने मर्सिडीज है कि जो लाइक जैसे कि जनरेशन है ग्रैंडसन, फादर, ग्रैंडफादर। ओके, तीनों बहुत ही डिसेंट है, लेकिन BMW की इमेज है लाइक अ ग्रैंडसन, पोता, रिच खानदान का पोता। ओके, थोड़ा सा इजी गो लकी, थोड़ा सा जॉयस, थोड़ा सा बबली। ओके, सामने मर्सिडीज है, ही इज लाइक अ फादर, सीनियर, मैच्योर, ओके, एंड बहुत ही स्टेबल। और रोल्स रॉयस इज लाइक अ ग्रैंड दादाजी, ओके, रिच पर्सन जिसने अपना फॉर्च्यून खुद बनाया है। ओके, सो दिस इज हाउ कि आप उसको दिखा, जैसे धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी एंड आकाश अंबानी। अगर आप तीनों को कार से कंपेयर करो तो BMW इज लाइक आकाश अंबानी, यंग, रिच, ओके, एकदम एंथुजियास्ट। सामने मर्सिडीज इज लाइक अ मुकेश अंबानी के वेरी मच सिंसियर एंड नो नॉनसेंस पर्सन। एंड रोल्स रॉयस इज लाइक अ धीरूभाई अंबानी, हालांकि अभी तो नहीं रहे वो, बट ये जो पर्सनालिटी में डिफरेंस है, तीनों एक ही फैमिली से है, कि तीनों का कैरेक्टरिस्टिक सेम है, कि तीनों के पास मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस है, बट तीनों की पर्सनालिटी में फर्क है। धीरू अंबानी इज वेरी सीनियर, ओके, सीनियर एडल्ट पर्सन, वेरी, बहुत ही उनका धीर गंभीर, जैसा उनका नाम है, उनका धीर गंभीर उनका पर्सनालिटी था। नेक्स्ट नंबर पे मुकेश अंबानी है, विच इज कंपेरेटिवली यंग, डायनामिक एंड बिजनेस में नंबर 1। और उसके अंदर उसका बेटा आकाश अंबानी, नया जनरेशन, न्यू जनरेशन, यूथ फ्लेवर। तो इसी तरह से ब्रांड की आइडेंटिटी जनरेट करनी होती है। नेक्स्ट इज वैल्यू प्रपोजिशन, कि जो भी आप ब्रांड की वैल्यू लेते हो तो उनको लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। कॉस्ट एंड वैल्यू दोनों में फर्क होता है। अगर मैं कहूं कि भाई कॉस्ट मतलब उसकी मॉनेटरी इक्विवेलेंट के जिससे आप उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हो, एंड वैल्यू मतलब कि जो आपको किस लेवल पे काम आता है वो होती है उसकी वैल्यू। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ब्लड का पाउच, किसी को एक्सीडेंट होता है और डॉक्टर कहता है कि इनको ब्लड लगेगा, तो हम क्या करते हैं, ब्लड बैंक में जाते हैं, ब्लड का पाउच खरीदने जाते हैं ना। उस ब्लड का पाउच जो है उसकी कॉस्ट क्या होती है, समवेयर अराउंड 1700-1800 रुपया, 1700-1800 रुपीज उसकी कॉस्ट होती है। वो कॉस्ट है जो देख के आप, जितना अमाउंट दे के आप वो ब्लड का पाउच लेते हो ब्लड बैंक से, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है किसी की लाइफ। उस ब्लड के पाउच से किसी की लाइफ बच सकती है। तो इसलिए वैल्यू जो है वो हमेशा आपको वो प्रोडक्ट किस लेवल तक हेल्प कर सकती है, उस प्रोडक्ट आपको किस लेवल तक सेटिस्फेक्शन दे सकती है, वो होती है उसकी वैल्यू। जैसा हम शहर में जाते हैं, कभी हमें प्यास लगती है,
ओके, तो आपने देखा होगा कुछ वाटर डिस्पेंसर वाले रहते हैं, वो पानी का ग्लास देते हैं, बेचते हैं, लिमिटेड टेक सम 5 रुपीज, बोला 5 रुपीज पर ग्लास, तो उसको 5 रुपए में पानी का ग्लास मिल जाता है। लेकिन आप रेगिस्तान में हो, आप मर रहे हो, आपने 2 दिन से पानी की एक बूंद नहीं पिया, आपका जान निकलने वाली है, यू आर अबाउट टू डाई, बोला अभी 5 मिनट में पानी का ग्लास नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। आपके पास कैश 10 लाख रुपए है, और उस टाइम पे कोई आके आपको बोलेगा भाई पानी का बोतल चाहिए 1 लीटर का, 10 लाख रुपया लगेगा, विल यू पे दैट अमाउंट? ऑब्वियसली नहीं पे करोगे तो मर जाओगे। तो इसलिए उस वक्त उस पानी की वैल्यू आपके लिए 10 लाख से भी ज्यादा है, इसलिए आप उसको 10 लाख रुपए दे दोगे। लेकिन उसकी कॉस्टिंग कितनी है? हार्डली 5 रुपए का ग्लास, या अगर बॉटल 1 लीटर बॉटल भी पकड़ो तो 10-15 रुपए की बॉटल आती है, बट उसकी वैल्यू उस वक्त जो है वो काफी ज्यादा हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब किसी चीज की शॉर्टेज हो तो लोग उसका ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि वो उसकी कॉस्ट नहीं ले रहे हैं, उसकी वैल्यू ले रहे हैं आपसे। अभी भी लॉकडाउन के टाइम भी लोगों ने देखा, कभी कभी कुछ कुछ चीजें बहुत महंगी बेची लोगों ने, डबल ट्रिपल रेट कर दिए, सैनिटाइजर के रेट 100 रुपए के 500 रुपए कर दिए थे, बिकॉज उस वक्त लोग उसकी वैल्यू को देख रहे थे, उसकी कॉस्ट को नहीं देख रहे थे। वरना कॉस्टिंग ही देखते तो शायद वो 500 रुपया नहीं देते, बोला नहीं चाहिए मुझे, 100 रुपया का सैनिटाइजर 100 रुपये में दो, नहीं तो नहीं चाहिए मुझे। मास्क के 10 रुपए के मास्क के 100 रुपये लिए थे, 10 टाइम्स हाइयर, बिकॉज उसकी वैल्यू उस वक्त इतनी थी। सो इसलिए आप अपनी प्रोडक्ट में वैल्यू प्रपोजिशन दो। जो भी कोई खर्चा कर रहा है आपकी प्रोडक्ट लेने के लिए, ही शुड फील कि नहीं मेरे जो पैसे हैं वसूल है, इट्स वर्थ स्पेंडिंग दिस अमाउंट, वो होता है वैल्यू प्रपोजिशन। नेक्स्ट होता है ब्रांड पोजीशन। सबके दिमाग में एक ब्रांड की पोजीशन होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि टाटा नैनो, ओके, मारुति वैगन आर और मर्सिडीज, तीनों की पोजीशन क्या है? तो ऑब्वियसली आपको मर्सिडीज टॉप लेवल पे है, उसके नीचे कहीं पर वैगन आर आएगी, और उसके बहुत नीचे एंट्री लेवल पे टाटा नैनो आएगी ना। ये पोजीशन कैसे बनी? पोजीशन आपके दिमाग में बनी उस कार की वैल्यू, उस कार का जो कंफर्ट लेवल, उस कार की सोशल एक्सेप्टेंस, इन सब से बना। सब जानते हैं टाटा नैनो जो है वो गरीबों की कार है। टाटा एक बार जा रहे थे इन अ वेरी हैवी रेंज, उन्होंने एक फैमिली को देखा जो स्कूटर पे बैठे थे, हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे दो, और वो सब लोग बारिश में भीग रहे थे, दे वर टोटली हेल्पलेस। तो वो देख के टाटा के दिल में बहुत ही एकदम ये होगी, मतलब एकदम करुणा आ गई कि क्या है यार, ये लोग अपनी खुद की कार भी उनके पास नहीं है कि उनको इस तरह से भीगना पड़ रहा है, छोटे छोटे बच्चे भीग रहे हैं। तो ऐसा कुछ करना चाहिए कि जिससे मेरे देश के ऐसे मिडिल क्लास लोग या जो छोटे फैमिली है उनको भी कार अपना सके, वो कार ले सके। एंड देन ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, 1 लाख रुपए में कार बनाओ। इट वॉज नॉट पॉसिबल एट ऑल, दुनिया भर में आज तक दूसरी कोई कंपनी नहीं बना पाई, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है बनाना। लेकिन टाटा ने क्या किया, टाटा ने उसको एज ए सोशल प्रोजेक्ट ले लिया, एक सोशल सर्विस का प्रोजेक्ट बना दिया उन्होंने। उन्होंने सारे अपने सप्लायर को बुलाया, उनको उनसे स्पेशल रेट्स मांगे, एंड एवरीबडी कॉन्ट्रीब्यूटेड। टाटा के साथ साथ दूसरे लोगों ने भी कंट्रीब्यूट किया, और उन लोग ने टाटा को इतने कम रेट पे सारे उसके स्पेयर सप्लाई किए, स्टील सप्लाई किया, तब जाके वो टाटा की कार 1 लाख रुपए में नैनो रोड पे दिख रही है। सो दिस इज व्हाट के उन्होंने एक कोशिश की कि एक ऐसी ब्रांड दे कि जो कॉमन लोगों को भी अफोर्डेबल हो। ओके, वरना आज 1 लाख रुपए में लोग बाइक खरीदते हैं, यहाँ पर पूरी की पूरी पूरी कार आ कार आ जाती जाती है। है। सो सो दिस इज दिस इज हाउ हाउ के उन्होंने एक पोजीशन बनाई अपनी। भले वो एंट्री लेवल है, बहुत से लोगों ने नैनो खरीदी है, बहुत से लोग आज आज टाटा टाटा की वजह की से अपनी अपनी जो कार में घूमने की विश है वो पूरी कर सकते हैं। दे कैन बी इन द कार बिकॉज ऑफ टाटा नैनो। सो पोजीशन बनानी है थी आपको कि आपकी एक ब्रांड की पोजीशन। कुछ लोग जो है अपनी ब्रांड की पोजीशन हाई रखते हैं, एकदम प्रीमियम प्रोडक्ट, दे डोंट वांट टू कंसीडर एज ऑर्डिनरी प्रोडक्ट। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें मार्केट में अपनी एंट्री लेनी है, तो वो अपनी जो पोजीशन है उसको लोअर रखते हैं। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूशन, कि आपको अपनी पूरी जो ये ब्रांडिंग की प्रोसेस, उसका एग्जीक्यूशन इतना शार्पली करना चाहिए, उसमें कोई भी लूप होल्स नहीं होने चाहिए, उसमें कोई भी लूज एंड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम चुस्त दुरुस्त कैंपेन। क्योंकि ब्रांड एक बार मार्केट में आ गई, बाद में उसमें चेंजेस करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए उसको पहले से ही ऐसा बनाओ
कि जिससे लोगों के ऊपर उसकी फर्स्ट इंप्रेशन ही बहुत अच्छी पड़े। हमने सुना है ये वर्ड के फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, यानी कि मैं आपसे अगर पहली बार मिला हूं और मैं आपके ऊपर जैसी भी इंप्रेशन दूं, आप उस इंप्रेशन के हिसाब से मेरा इवैल्यूएशन करेंगे। ओके, सम टाइम इट मे हैपन के कोई पर्सन बहुत अच्छा है पर उसकी इंप्रेशन आप पे अच्छी नहीं पड़ती, बिकॉज इट मे हैपन के उस टाइम उसका माइंडसेट अलग हो, दैट पर्सन इज प्रॉपर फ्रेम ऑफ माइंड, वो बहुत अच्छा इंसान, लेकिन आपके साथ उसकी पहली मुलाकात है, उसमें कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो, कुछ ना कुछ झगड़ा हो, ऐसा हो सकता है। जो इमेज को चेंज होने में बहुत टाइम लगता है, बिकॉज आदमी की फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए ये एग्जीक्यूशन जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से होना चाहिए। ब्रांडिंग का एग्जीक्यूशन बहुत ही एकदम शार्प एंड कैलकुलेटेड तरीके से होना चाहिए। जो लोग को मैसेज देना है आपको, वो मैसेज शुड रिफ्लेक्ट वेरी मच क्लियरली। ओके, नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी ओवर द टाइम, कि आपकी प्रोडक्ट को कंसिस्टेंट बनाना होगा। क्वालिटी, बाद में जो भी दूसरे बेनिफिट्स है, इट शुड बी कंसिस्टेंटली अवेलेबल विद दैट। क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, अवेलेबिलिटी में, प्राइसिंग में, किसी भी चीज में कोई भी वेरिएशन चेंज नहीं होना चाहिए। वरना लोग क्या बोलेंगे, अरे पहले जब लॉन्च हुआ था प्रोडक्ट तब तो बहुत अच्छा था, उसके बाद में तो ये पूरा प्रोडक्ट जो है उसका क्वालिटी ही चेंज हो गया, उसका अवेलेबिलिटी नहीं मिलता, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है, टाइम पे हमको सर्विस नहीं मिलती। सो इट शुड नॉट बी द केस। आपको वो कंसिस्टेंटली उसी प्रोडक्ट को उसी लेवल पे आपका परफॉर्मेंस होना चाहिए। के बाद में ब्रांड सिस्टम, कि आपकी जो ब्रांड है उसके साथ उसकी को ब्रांड्स प्रोड्यूस करो, या फिर उसमें अलग अलग वैरायटी दो लोगों को, सो दैट एक कंप्लीट बैंड ऑफ प्रोडक्ट्स बन जाता है आपका। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मोस्टली कंपनी करती है, जैसे बिस्किट कंपनी है तो कोई भी कंपनी आप देखो, आप उसी कंपनी की 2-3 और बिस्किट भी होती है। सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, दे आर ट्राइंग टू कैटर डाइवर्स मार्केट। अगर आपका जो क्लाइंट है उसकी चॉइस आपकी एक ब्रांड फुलफिल करती है, तो देयर आर सम अदर क्लाइंट्स के जो आपकी उस ब्रांड से फुलफिल उस ब्रांड से वो लोग अपनी सारी नीड्स फुलफिल नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मैंने बिस्किट बनाई ये फ्लेवर की, मैंने चॉकलेट फ्लेवर की बिस्किट बनाई, तो बहुत से लोग चॉकलेट फ्लेवर पसंद नहीं करते, बट वो भी कस्टमर तो है ना। किसी को इलायची पसंद है तो किसी को वेनिला पसंद है, तो आई शुड कम आउट विद द अनदर प्रोडक्ट, कि भाई चलो जिसको चॉकलेट फ्लेवर नहीं पसंद, दे कैन गो फॉर द कैश्यू, दे कैन गो फॉर द इलायची। इसलिए अपनी एक पूरी सिस्टम बनाओ, मेक अ सिस्टम। सिस्टम, अकेले चीज को सिस्टम नहीं कहा जाता, सिस्टम में एक से ज्यादा कंपोनेंट होते हैं। कभी भी सिंगल पर्सन या सिंगल प्रोडक्ट या सिंगल कंपोनेंट को सिस्टम नहीं कहा जाता। सिस्टम में एक से ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं या एक से ज्यादा उसके एलिमेंट्स होते हैं। तो इसलिए क्रिएट अ कंप्लीट सिस्टम। ब्रांड है तो आपके पास ब्रांड में वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, जिसे नॉर्मली आपने सुना रहेगा पोर्टफोलियो, के पोर्टफोलियो, ब्रांड पोर्टफोलियो, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। ब्रांड और में उसमें आगे भी कुछ वर्ड है, जैसे कि लाइन एक्सटेंशन, लाइन डेप्थ वगैरह, वो हम आगे चल के सीखेंगे, जैसे ब्रांडिंग के बारे में आगे पढ़ेंगे उसमें वो सब भी कवर होगा। ओके, सो दिस शुड बी लाइक कंप्लीट सिस्टम। देन ब्रांड लेवरेज, के लेवरेज मतलब के आपको बेनिफिट मिलना। जैसे मैंने पहली प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च की, बहुत सुपर हिट हो गई, लोगों को बहुत पसंद आ गई, तो मुझे क्या करना चाहिए, उस चीज का एक्सटेंशन मार्केट में लॉन्च करना चाहिए, दूसरी प्रोडक्ट विद एक्सटेंडेड फीचर्स, विद नए फीचर्स, और उसका मुझे बेनिफिट मिलेगा कि मेरी पहली ब्रांड जो थी वो रेप्यूटेड थी, तो मेरी दूसरी ब्रांड को भी लोग उतना ही वैल्यू देंगे। देन आई शुड टेक केयर कि मेरी दूसरी प्रोडक्ट भी इतनी ही अच्छी हो, मेरी दूसरी प्रोडक्ट, उसका एक्सटेंशन, उसमें एडिशनल फीचर्स वगैरह इससे भी बेहतर हो, उसको बोलते हैं ब्रांड लेवरेज। नेक्स्ट इज ट्रैकिंग ब्रांड इक्विटी। इक्विटी मतलब कॉस्टिंग, वैल्यू, कि कितनी कीमती आपकी ब्रांड, हाउ इंपॉर्टेंट इज योर ब्रांड, उसकी वैल्यू क्या है। ओके, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था मर्सिडीज और टाटा नैनो, इक्विटी किसकी ज्यादा है, ऑब्वियसली मर्सिडीज की इक्विटी ज्यादा है, क्योंकि वो बहुत रेप्यूटेड ब्रांड है, बहुत ही टॉप क्लास ब्रांड है। सो ऑलवेज आपकी ब्रांड की इक्विटी बनाते जाओ। और इक्विटी कैसे बनानी है, बाय बिल्डिंग अ वेरी गुड कस्टमर बेस, बाय मेकिंग इट ग्लोबल ब्रांड, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरी दुनिया में उसको स्प्रेड करो, पूरी दुनिया में उसके कस्टमर बेस बनाओ, तो आपकी उसकी इक्विटी बढ़ती जाती है। और आपका जब परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट होता है, फॉर मैनी ईयर्स आप एक तरीके से अच्छी प्रोडक्ट देते जाते हो,
आपकी मार्केट इक्विटी बढ़ती जाती है। ओके, साल दर साल कुछ बड़ी कंपनी बोलती है हमारी कंपनी 100 साल पुरानी है। कैसे पुरानी हुई 100 साल वो कंपनी? क्योंकि उस कंपनी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि लोगों ने उसको जिंदा रखा। दे केप्ट द कंपनी अलाइव, वन अदरवाइज कुछ सालों बाद कंपनी बंद पड़ जाती। बट उनकी जो मेहनत है, कांस्टेंट उसका परफॉर्मेंस है, वो अच्छा है, इसलिए लोगों ने उसको 100 साल तक उसकी प्रोडक्ट यूज करना चालू रखा। एंड 100 इयर्स जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स है। लोग ट्रस्ट करते हैं कि भाई 100 साल से ये कंपनी है। जैसे आपके घर के बाजू में 2 बैंक है, आपको अपनी डिपॉजिट उसमें रखनी है, अकाउंट खोलना है। एक बैंक है जो भी 6 महीने पहले खुली है, और दूसरी बैंक है जो 60 साल से है। तो ट्रस्ट किसके पर ज्यादा बैठेगा आपका? सो ऑफ कोर्स 60 साल वाले, क्योंकि 60 साल से वो बैंक परफॉर्म कर रही है, 60 साल से अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस दे रही है, सबका पैसा सेफ है, अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है। ये 6 महीने पुरानी बैंक है, उसका कोई अता पता नहीं है, क्या पता कल को बंद पड़ जाए, उसके डायरेक्टर पैसे लेके भाग जाए। सो ऑलवेज आपका परफॉर्मेंस फॉर द लॉन्गर पीरियड, इट ऑलवेज गिव्स यू बेनिफिट। ओके, तो वो बनाता है आपकी ब्रांड इक्विटी। ब्रांड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर आप ब्रांड में इन्वेस्ट करते हो, कोई ब्रांड आप परचेस करते हो, तो ऑब्वियसली आप अपने पैसे उसमें इन्वेस्ट करते हो, आपने पैसे दिए कोई ब्रांड को खरीदने के लिए। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ब्रांड की, कि जिस चीज के लिए आप वो ब्रांड को एडॉप्ट कर रहे हो या जिस चीज के लिए आप उस ब्रांड को खरीद रहे हो वो आपको मिले। जो बेनिफिट आपने सोचा था कि भाई मैं आईफोन लूंगा तो मेरी सोशल वैल्यू बढ़ जाएगी, तो बढ़नी चाहिए वो। अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं फला ढिमका कंपनी का फोन लेता हूँ तो उसमें मुझे कैमरा बहुत अच्छा मिलेगा जिससे बहुत अच्छे पिक्चर्स आएंगे, मुझे एडिशनल कोई दूसरा डिजिटल कैमरा लेने की जरूरत नहीं है, तो दे शुड परफॉर्म। वो ब्रांड की पर्सनालिटी, सॉरी, वो ब्रांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपने जो सोच के जिस बेनिफिट के लिए भी आपने वो प्रोडक्ट खरीदी, वो बेनिफिट आपको मिलना चाहिए। उस ब्रांड के जो भी बेनिफिट्स है वो आपको डेफिनेटली मिलने चाहिए, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन्वेस्ट इन द ब्रांड, के आप जो ब्रांड है उसमें इन्वेस्टमेंट करो, उसमें R&D करो। ये किसके लिए? कंपनी के लिए, नॉट फॉर द पीपल। कंपनी को अपनी ब्रांड को कंटिन्यूअसली अच्छे करता रहना चाहिए, इंप्रूव करता है। जैसे मैंने कोई एक प्रोडक्ट बाद मार्केट में रखी, मुझे पता लगा कि लोगों को उसमें कुछ एडिशनल फीचर चाहिए, तो मुझे वो फीचर देने चाहिए। आई शुड नॉट थिंक कि भाई मैं क्यों खर्चा करूं, ये खर्चा तो मुझे होता है, R&D करने का खर्चा तो मेरे अपनी जेब से जाता है पैसे, व्हाई शुड आई डू दैट? बिकॉज पीपल डू एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। और जब आप लोगों की एक्सपेक्टेशन को कैटर करते हो, लोग आपको रिस्पॉन्ड देते हैं। अगर आप लोगों को जो चाहिए वो देते हो, तो लोग आपके पास से ही प्रोडक्ट खरीदेंगे। ओके, सो दिस इज वेयर कि आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप पैसे वेस्ट नहीं कर रहे, आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। वेस्टेज करना मतलब क्या, कि उस पैसों का रिटर्न आपको कुछ नहीं मिलेगा। और इन्वेस्ट करना मतलब क्या, कि उस पैसों का आपको सामने रिटर्न मिलेगा, वो पैसे वापस आपके पास आएंगे इन द फॉर्म ऑफ परचेज। जैसे मैंने मेरी प्रोडक्ट में कुछ नया फीचर दिया, लोगों ने उसको खरीदना चालू किया, तो लो जो प्रोडक्ट जो लोग खरीद रहे हैं उससे मुझे प्रॉफिट बढ़ेगा और मेरे पैसे मुझे रिटर्न मिलेंगे। सो ये है आज का कंटेंट। अभी आई थिंक इट इज अराउंड 1 मिनट लेफ्ट, 1 मिनट के बाद हम लोग को लात मार दी जाएगी जूम की ओर से। सो आज का कंटेंट समझ में आया? आज जो समझाया वो कुछ समझ में आया सब कुछ, या कुछ भी नहीं समझा? अगर कोई डाउट है तो मैंने आपको आगे भी बोला है कि आप मुझे पूछ सकते हैं। कोई डाउट है, अगर आप यहाँ पर टाइम कम हो रहा है तो यू कैन ड्रॉप इट इन द ग्रुप। 2 स्टूडेंट्स को ग्रुप में स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है, जिनके थ्रू आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो। ओके, सो आई होप कि सबको समझ में आ रहा है। आप और रिगार्डिंग बुक के लिए मैंने आपको बताया था कि विपुल पब्लिकेशन की नीतिशा मंत्री की बुक मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो यू ऑल्सो कैन रिफर टू दैट बुक, बिकॉज ये TY है, TY में पेपर सेट भी कोई अलग ही करता है, पेपर चेक भी कोई अलग ही करता है। मेरा कोई उसमें गारंटी नहीं है कि मैं पेपर सेट करूंगा या मैं पेपर चेक करूंगा, इसलिए वी हैव टू गो थ्रू द बुक। सो बुक से जो है मैं आई एम एक्सप्लेनिंग यू थ्रू द बुक ओनली, जो भी पॉइंट्स उसमें लिखे हैं, क्योंकि पेपर सेटर भी उसी पॉइंट्स को रिफर करेगा।